नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बर्फ के संग जिंदगी की जंग। चमोली जनपद में माड़ा गांव के पास हिमस्खलन की घटना हुई है, जिसके बाद जिलाधिकारी संदीप तिवारी की ओर से IRS से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रेस्क्यू कार्य के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि माड़ा गांव और माड़ा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के समीप हिमस्खलन की सूचना मिली। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग से बर्फ हटाने वाले 57 मजदूरों के घटनास्थल के समीप होने की जानकारी मिली है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की कोई जानकारी नहीं मिली। सेना के साथ ही ITBP, NDRF, SDRF और रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, जिसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार इस घटना पर नजर बनाए है। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और साथ ही विभागीय अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में है। करेंगे चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हाँ, माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई, जिसकी चपेट में आने से 47 मजदूर बर्फ में दब गए। बता दें कि 57 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और BRO की टीम रवाना हो गई है। फिलहाल ITBP और गढ़वाल स्काउट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से, जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी BRO के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे ठेकेदारों के मजदूर थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। इसमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए, तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए। हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। कमांडेड BRO के अनुसार अब तक 16 श्रमिक सुरक्षित हैं, जबकि 41 लापता हैं। सेना से संपर्क कर मार्ग खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। क्षेत्र के सटीक निर्देशांक प्राप्त किए गए हैं। मौसम की स्थिति में सुधार होते ही SDRF की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से निकटतम उपलब्ध स्थान पर उतारा जाएगा। चमोली ज़िले के माड़ा गांव में आज जिस प्रकार से एवलांच आया, जिसमें 57 हमारे श्रमिक जो चपेट में आ गए थे, जिसमें से 16 श्रमिकों को वहाँ से निकाल लिया गया है और 41 श्रमिक अभी भी उस में फंसे हैं। राहत कार्य बड़ी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, ITBP और स्थानीय पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग इस काम में लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर निगरानी रखे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी उस पर अपनी निगाह रखे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हमारे अन्य तमाम श्रमिक जो उसमें फंसे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। जो ये
हिमस्खलन हुआ है, ये कोई आप मानते हैं कि किसी के हाथ में नहीं है इसको रोकने की, लेकिन जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी, इसे अभी तक हमारे को कोई जानकारी नहीं। लेकिन हम जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, हमने पहले भी सरकारों को चेताया था और सरकारों को ये सुझाव दिया था कि उन लोगों का आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा घटना अगर होती है तो उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा भी दिया जा सके। हालांकि अभी तक ऐसी कोई हताहत की घटना नहीं मिली। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो सही सलामत रहें, सुखी रहें और वो अपने मतलब किसी भी तरह अपना वहाँ पर कोई ऐसी दुखद घटना हमको न सुनाई दे, इसकी हम कामना करते हैं। एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन द्वारा बीआरओ एवं सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयारी हालात में रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया। अब तक 5 और व्यक्तियों को निकाला गया है, जिनमें से 3 घायल हैं और उन्हें सेना अस्पताल माणा में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 सामान्य स्थिति में है। प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग है उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है, और जैसे ही एसडीआरएफ टीम पहुंचती है और स्थिति का आकलन होता है, हम लोग लगातार निगरानी रखे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि आपदा के लिए कहीं हम ही जिम्मेदार तो नहीं? कुदरत के साथ हो रहे खिलवाड़ और विकास से कहीं हम विनाश को दावत तो नहीं दे रहे हैं? के न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। विस्तार से चर्चा। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और प्रदीप उक्रेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। एके बयानी साहब हमारे साथ में हैं, भूवैज्ञानिक हैं। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज भूवैज्ञानिक एके बयानी साहब को जोड़ लेते हैं। सर, जो ये पूरी घटना हुई, 47 लोग दबे हुए हैं, मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम का अनुमान जताया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर कार्य जारी था, लोगों की मौजूदगी थी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसी घटनाओं की कोई जानकारी मौसम विभाग को होती है? कितना स्नोफॉल होगा, अब उसकी जानकारी के बावजूद अगर कोई कार्य कराता तो निश्चित रूप से वो मौसम विभाग की जानकारी का अनदेखा कर रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। और इसके लिए एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है तो हम उसका अक्षरशः पालन करें, खास करके हाई एल्टीट्यूड में जहां पर आवागमन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जितना वो अनुमान बताते हैं उस हिसाब से अगर हम प्लानिंग करके काम करेंगे तो उसमें ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और यह लापरवाही कहना चाहिए कि जानकारी देने के बावजूद भी अगर काम करा गया है तो ये काम क्यों जारी रखा गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ का जो एरिया जिसमें काफी रिमोट है और काफी अंदरूनी एरिया है, और अभी तक हमारे जैसे सुरक्षा के उपाय पहुंचे नहीं है या अभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं,
और जानकारी भी बराबर नहीं आ रही है, तो इसके लिए एक जानकारी तंत्र भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन तक कार्य करे और सही सही जानकारी मिनट दर मिनट हमको मिलती रहे। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, तो इस घटनाओं का क्या पूर्वानुमान नहीं लगा सकते? जब मौसम विभाग कह रहा है कि इस तरह का होगा, तो उसके लिए हमारा सर पहले से ही कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर किसी एरिया में कुछ इस तरह की घटना होती है तो क्या होता है। जहां तक ये इस बार जो मौसम की बात है, तो ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये आज से नहीं है, पिछले 8-10 साल से ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शुरू नहीं होती है। खास करके अधिक बर्फबारी फरवरी के एंड, मार्च में और अप्रैल में जाके होती है। तो जो इस तरह के जब चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए कि हम, यानी जब मान के चले कि गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है और उस वक्त भारी बारिश हो रही है या भारी बर्फबारी हो रही है, तो पहले से अगर हमारा प्लानिंग रहेगा तो हमें ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। लापरवाही रही कहीं ना कहीं, मौसम विभाग की बात को अनदेखा किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी घटना के रूप में सामने आया है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जपेंद्र जी, बड़ी लापरवाही, इसके पहले भी हम लगातार इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। कई सारे लोगों की जिंदगी पर मुसीबत आ गई है सर, कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर लापरवाही ऐसी क्यों? ऐसी जगहों पर जहां आपदा का अंदेशा पहले ही हमेशा रहता है, जहां पर भौगोलिक स्थितियां हमेशा विपरीत रहती हैं, मौसम साथ नहीं देता, और वहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी को अनदेखा करना अपने आप में कितना गलत है सर? देखिए, मौसम विभाग की भविष्यवाणी को अनदेखा नहीं किया गया है। हम थोड़ा सा तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। पिछले 48 घंटे से उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। दोबारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, और उन सब चीजों को देखते हुए वहां काम रोक दिया गया था। लेकिन जहां वो मजदूर थे या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था थी, और वहां जो ये एवलांच आया है, तो इसका क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हम सब वहां देख रहे हैं कि सभी संस्थाएं वहां लगी हुई हैं पूरी तरह से। हमारा वहां आर्मी का वहां बैकअप पहुंच गया है, वो उसे ऑपरेशन को सक्सेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 16 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, बाकी लोग वहां भी फंसे हुए हैं। टोटल 57 पर्सन्स थे वहां। तो हम सब दुआएं भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है, आगे भी ना हो, और सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। हमारे उस जो बॉर्डर का एरिया है, और जहां जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और एकदम से वहां शीतलहर का दोबारा आना, और ये पूरे उत्तर भारत में आज हो रहा है। उत्तर भारत के सभी जगह हम देखेंगे तो रुक रुक कर बारिश की सूचना है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना है। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर है। इससे निपटने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जाने हैं, संस्थाओं की ओर से किए जाने हैं, आर्मी उसमें सहयोग कर रही है, तो निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और हम सब मिलकर ये आशा करते हैं कि हम सभी वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल पाने में सफल होंगे, और वो सब उसी तरह से दोबारा से अपने सामान्य जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन आपने कहा कि आप तर्कों पर बात कर रहे हैं सर, ये भी अपने आप में एक तर्क है जो सामने आया है, और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस डिबेट के पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब भी ये चीज़ रही कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। चलिए, प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत मैम आपका भी। प्रतिमा जी, कहाँ पर लापरवाही हुई? आज 50 से 60 लोग पूरी तरीके से फंसे होने की बात सामने आई थी, हालांकि 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए, बिल्कुल, और मुझे लगता है ये बड़े दुख की बात है। और आज जिस तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द उनका भी रेस्क्यू हो जाया जाए, उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाए। उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं। और देखिए, क्योंकि ये विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पे मुझे लगता है राजनीति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जिन पे चर्चा जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जब एक जो है सकारात्मक चर्चा होती है, तो शायद उससे बहुत सारे ऐसे विचार निकल के आते हैं जो आगे की इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने में जो है कारगर साबित होते हैं। देखिए, बात यह है कि इस तरीके के जो ग्लेशियर्स होते हैं, तो जो मौसम विभाग है उनकी जो है जियो सेंसिंग करता है, उनकी मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है, और वो देखता है कि किस तरीके जो ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर कितना बढ़ा हुआ है और कहाँ पे कहीं क्रैक है या नहीं। इसकी मॉनिटरिंग हमेशा होती
होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब बात ये है कि मौसम विभाग ने, मैं कहीं अभी पढ़ रही थी कि मौसम विभाग ने इसकी जानकारी, पूर्वानुमान था और आपको भी पता है कि मौसम विभाग ने दे रखी थी जानकारी, ऑरेंज अलर्ट भी था कि 2 दिन जिस तरीके से जो है मौसम खराब रहेगा, उसके बावजूद भी जो है वहां पे कार्य चल रहा था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जपिंदर जी की, उन्होंने कहा कार्य रुका हुआ था, कार्य चल रहा था। यही वजह थी कि जब वो ग्लेशियर जो है टूटा और उसके बाद क्योंकि बगल में सड़क कार्य का जो निर्माण था चल रहा था, इसीलिए वहां पे मजदूर फंसे। अगर वहां से पे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरीके का कर लिया गया होता जिससे कि उस एरिया को पूरा क्लियर कर दिया गया था, जब तक कि आप जो है ये देखते हैं कि आपके पास खतरा है, जब तक खतरा वहां पे था एटलीस्ट उस वक्त तक उस पूरे एरिया को अगर आप जो है वहां से खाली कर देते। जो लोग हैं यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि चीजें तो आती हैं जाती हैं बन जाती हैं, वो इतना महत्व नहीं रखती, लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को वहां से जो है हटाने का कार्य कर लेते और समय रहते कर लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, शायद हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते, क्योंकि लोगों की जान खतरे में नहीं होती। और एक बात और याद दिला दूं, आज ही इसी महीने की बात है, 5 से 4 साल पहले, जब जो है इसी जो है चमोली में आपने देखा कि किस तरीके से एक ग्लेशियर और फटा था। तो ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू इस वक्त है, क्योंकि हम बात डेवलपमेंट की करते हैं और ये यहाँ पर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात इसलिए करते हैं, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ में है। बात होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम ये कहते हैं कि आप जो आज का नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी उसका कम से कम एक आप सुख देने का कार्य कर सके। और आज जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इनको आप इस तरह तबाह नहीं करने की, इस तरीके की जो आपदा है उसको आप झेल सके। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा रीजन है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है प्रदेश की मैं बात करूं। और दूसरा महत्वपूर्ण, ग्लेशियर के आसपास जो भारी निर्माण कार्य चलता है वो बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न करता है, और जब कंपन उत्पन्न होता है तो बिल्कुल उनके टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। यही 4 साल पहले भी चमोली में हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और उससे ज्यादा लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं, देखिए सरकारी आंकड़े और रियलिटी में बड़ा फर्क होता है, बट क्योंकि हमारे पास सरकारी आंकड़े आते हैं तो हम सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई ज्यादा लोग लापता थे। सिलक्यारा आपने जब टनल का देखा था किस तरीके से उसमें भी हादसा हुआ, कई दिन लग गए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। तो ये हमें ये समझना होगा कि हम उत्तराखंड में बैठे हैं, जहां के ग्लेशियर, जहां के, अगर मैं हिमालयस की बात करूं तो हमारे साथ ये भूवैज्ञानिक भी बैठे, ये भी मेरी बात से सहमति जताएंगे कि वहां पर भी ये हिमालयस हमारे यंग हिमालयस हैं। हमें इसके आसपास इस तरीके के कोई भी जो है घटनाक्रम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे हिमालयस पर भी जो है बोझ बढ़े, और ग्लेशियर्स के आसपास भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को किस तरीके से हम सुरक्षित करें, बिल्कुल। देखिए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं ना कि भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखना दूसरी जगह पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा देहरादून की अगर मैं बात करूं, सिर्फ यहाँ पे हजारों के हजारों संख्या में जो है पेड़ काट दिए जाते हैं और जो है उसके बाद लगाए भी नहीं जाते। ये बहुत बड़ा रीजन है कि पूरे आज, क्योंकि एक जगह का असर दूसरी जगह पड़ता है। ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तराखंड में विकास से पहले कम से कम उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी हासिल करना, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि इस चीज को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। टीमें वहां पर जाती हैं, काम करती हैं, तो जगह पर रिसर्च होती है, एक बहुत अच्छे लेवल पर रिसर्च होती है, मिट्टी तक की जांच की जाती है। लेकिन बड़ी बात है कि फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहले ही एक ऐसी जगह है जहां पर भौगोलिक स्थितियां, मौसम कभी भी साथ नहीं देता, तो वहां पर और ज्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत होती है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मचाएगा। ब्रेक के बाद लगातार देवभूमि के दंगल में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो घटना हुई जिसमें कई सारे लोगों के फंसे होने की बात सामने आई है। आखिर रेस्क्यू कब पूरा होगा, सभी को सुरक्षित कब बाहर निकाला जाएगा, इसी का इंतजार हम सबको। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, उनका रुख गलत है। दीपक जी, क्या लगता है कुछ अनदेखी हुई क्या? क्योंकि इसके पहले भी अभी प्रतिमा जी बता रही थी कि सरकारी आंकड़ों पर ही हम बात कर रहे हैं, इसके पहले भी अलग अलग जगहों पर इतने लोगों की जान तक चली गई। क्यों आखिर ऐसी घटनाएं जब हमें पता है कि उत्तराखंड में होती हैं तो सावधानी भी उसी लिहाज से उतनी ज्यादा क्यों नहीं बरती जाती? क्या कहना चाहेंगे आप सर? और क्या विकास के नाम पर चीजें दिखाने के लिए, अपनी सरलता के लिए, सुगमता के लिए
हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। विकास के नाम पर उन स्थानों पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं जहां पर असल में लोगों की शायद एंट्री तक नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? गरिमा जी, जो चर्चा आपने रखी है उसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहला ये कि अगर जहां पर सेना बैठी हुई है, जहां की ये बात है माना की, तो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वहां की उनको सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जाए। और जहां पर ये घटना घटी है, शायद वो मजदूर जो थे, ये जो शीतकालीन में जो बर्फ पड़ी है, जो रास्ता अवरुद्ध हो गया था, उस रास्ते को हटाने के लिए ही ये शायद काम कर रहे थे, जिसमें जो अविलांश आया है, अचानक से जो हिमशिखंड टूटा है, उसकी वजह से शायद ये आपदा आई है। देखिए, उत्तराखंड जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ आपदाओं को छोड़कर बाकी सारी की सारी आपदाओं से हमेशा ग्रस्त रहा है। और ये आपदा सबसे बड़ी रही है। कभी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी हिमस्खलन हो जाता है, कभी अर्थक्वेक तो नॉर्मल यहाँ आते ही रहते हैं। तो इस तरह की आपदाओं का हमेशा ही सामना करना पड़ता है। इन पे हम रोक तो नहीं लगा सकते हैं गरिमा जी, लेकिन हाँ, हम जो मानव शक्ति है, जो मानव विज्ञान है, उससे हम इसकी जो क्षति है, जो मानव जाति को होती है या जो जान माल को होती है, उसको कम से कम किया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये भी सही है कि हाँ, हमें विकास की अंधी दौड़ में ना जाकर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जहां पर हम प्रकृति को ज्यादा नुकसान भी ना पहुंचाएं और जो जीवन यापन करने के लिए जरूरत है वो पूरी कर सकें। लेकिन जो विशेषकर ये प्रकरण है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, ये शायद रास्ता खोलने की जरूरत थी। और अभी आप देखिएगा कि 1 महीने बाद तकरीबन आपकी 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो ये रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं जब शीतकालीन होता है। शीतकालीन जब बर्फ पड़ती है, उसमें सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और अब दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि काम करते हुए मजदूरों के सामने इस तरह की घटना घट गई है। अभी जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, या अभी हमारे सारे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं, सरकार के पास इस समय जानकारी का अभाव है। यहाँ पर दिक्कत है कि घटनाक्रम होने के बावजूद भी सरकार भी अब तक संचार के उन सीमित साधनों का उपयोग करते हुए पूर्ण जानकारी नहीं करा पा रही है। न तो जनता के पास है, न सरकार के पास है, न ही सरकार उचित कदम उठा पा रही है। जो वहां के जो डीएम साहब है उनके द्वारा बताया गया, या स्वयं डीजीपी द्वारा बताया गया। तो लगता है ये इन चीजों पे हम लोग काम किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश में हमेशा ही इन चीजों का ये आपदाएं आती रहती हैं। इन पे काम किया जा सकता है। कितनी जल्दी त्वरित हम कितनी त्वरित सेवा हम स्वास्थ्य सेवा वहां तक पहुंचा सकें, कितनी जल्दी हम वहां के लोगों को सुरक्षित जगह पे ला सकें, इसमें जितना ज्यादा कार्य किया जाना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। ऐसा सुझाव उत्तराखंड कानून है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे सर। और मेहमान हमारे साथ में हैं प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप जी, क्या राज्य की चिंता भी की जानी चाहिए? लोगों के साथ जो घटना हुई वाकई बहुत परेशान कर देने वाली है। कहाँ चूक हुई, कैसे मजदूर फंस गए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर, राज्य में बराबर ऐसी घटनाएं होती हैं, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हमने आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेला है। उत्तराखंड के लोग तो कम से कम इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। फिर आखिर ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही? क्या राज्य में विकास के नाम पर कुछ ऐसी चीजों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? विचार किया जाना चाहिए एक नए सिरे से। देखिए गरिमा जी, मैं इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से जो ग्लेशियर की जो घटना हुई है प्रदेश पूरे भारत के अंदर अगर आप कहें तो आपदा प्रदेश के नाम पे सबसे पहला जो विभाग खोलने का जो मौका मिला, मंत्रालय खोलने का जो मौका मिला, वो उत्तराखंड प्रदेश को मिला। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये कुदरत का कहर है या हमारे अपने कई चीजें हमारे हाथ की हैं। लगातार यहाँ पे जिस प्रकार से जो आपदाएं आ रही हैं, ग्लेशियर टूटने की हो, रैनी की घटनाएं हो, जिस तरह से चाहे केदार की आपदा हो या जिस तरह से लैंडस्लाइड हो, तमाम ये सारी चीजें जिस प्रकार से हो रही हैं, उसमें आधा हमारा हाथ है और आधा कुदरत का है। कुदरत वाले में यह है कि जिस प्रकार से मौसम का अलर्ट अगर दिया गया था, तो उसमें थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन में अगर आपको वापस 2013 में अगर आपको ले जाऊं, तो उस दिन शर्मा जी ने पूरी मेल अपडेट करके पूरा सारा डाटा जो है सरकार को और शासन को भेज दिया था। लेकिन शायद उन्हें भी ये गंभीरता नहीं रही होगी कि इस तरह का हो जाएगा। उस समय ढोंडियाल जी जिलाधिकारी थे वहां पे, वो बराबर चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा जी को कॉन्टेक्ट करते रहे। वो घबराए हुए थे जिस तरह से जो आपदा आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था।
लेकिन उस समय की जो जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी ने झुंझला के जिलाधिकारी को उल्टा ये कहा कि भाई आप परिस्थिति संभालिए, आप यहाँ क्यों बार बार कर रहे हैं। अब वो तो एक तरह से या जो भी हेल्प मांग रहे होंगे या उनको दिशा निर्देश मांगने के लिए करे होंगे या वहां के हालात बताने के लिए क्या होगा, लेकिन अगले दिन जब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो सारे के सारे अवाक थे। मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को भी नहीं पता था कि ये क्या था, बाद में उनके ऊपर कमेंट कैसे गए कि तुम केक काट रहे थे। तो यही चीज हमारे साथ यहाँ पे ये है। वर्तमान में ये कह रहा हूँ कि अगर मौसम का अलर्ट जब दिया गया है 27, 28, 29 जो 28 तारीख तक का, तो उसमें देखिए एक हमारी जो सीमा पे जो हमारे सैनिक हैं वो हम लोग यहाँ शांति से चर्चा कर रहे हैं, वो वहाँ सामरिक दृष्टि से भी और दोनों दृष्टि से, चाहे वो आईटीबीपी हो या गढ़वाल हो, हमारी तमाम वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मजदूर जो है जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिसपे हम फर्राटे के साथ गाड़ियां भर रहे हैं, जिस फुटपाथों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्फ आज हद के जा रही है उसमें हम लोग जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे के सैनिक जो हैं वो उनके साथ इस तरह का जब वो हो जाता है तो बड़ा मार्मिक आप समझ सकते हैं कि उनके घरों परिवारों में क्या बीत रही होगी। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अब उस आपदा में कि क्या हम कहीं नेटिंग लगा सकते थे, क्या उसके लिए वहां पे क्या इस तरह के जो सोर्सेज थे जो उनको कि क्या रिस्क लेने के लिए वो अगर हाँ कह रहे हैं तो ऊपर कोई एक ऐसा अधिकारी है कि नहीं भाई जब अलर्ट है तो आज रुक जाइए। यहाँ भी तो हम स्कूलों में छुट्टी कर रहे हैं ना कि कल भारी बारिश आएगी और अगले दिन धूप आ जाती है। और दूसरी बात, ये जो चौड़ी सड़कों के नाम पे हम लोग जा रहे हैं, जो सामरिक दृष्टि से हमें सड़क चाहिए वो उनके लिए बने, लेकिन दुर्भाग्य क्या हो रहा है गरिमा जी, जिस काम को 5 साल में होना है उसको हम 2 ही साल में निपटा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो पूरी भौगोलिक जो हमारी जो जिस तरह की जो पहाड़ की जो प्रकृति है यहाँ की, उसमें और वो दूसरे उसमें बहुत अंतर आता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत सर आपका। अरुण जी, चूक कहाँ हुई? मौसम वाली बात पर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी वाली बात को नकारा जा रहा है, क्या वो ठीक है? नहीं गरिमा, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं सबसे पहली चीज तो एक ही कहूंगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है इस पर किसी का बस नहीं होता। ये अचानक घटित होती है घटनाएं, चाहे वो बादल फटना हो या एवलांच की घटना हो। कई बार हमारे यहाँ कुछ भूस्खलन होते हैं तो उससे झील बन जाती है। ये तमाम चीजें हम लोग देखते आए हैं और उत्तराखंड के लिए ये अनहोनी नहीं है, ये अक्सर होती है। हाँ, मैदानी क्षेत्र के लिए अनहोनी बात हो सकती है, लेकिन पहाड़ के लिए ये एक सामान्य सी घटना है। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था और उस ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से सावधानियां बरती जानी चाहिए। और देखिए, बागेश्वर में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी केवल इस वजह से कि वहां अत्यधिक बारिश की संभावना थी। तो ऐसा भी होता है कि जब जब बारिश की संभावना ज्यादा होती है, डीएम अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं। वहां देखिए वहां क्या स्थिति है। अगर माना की स्थिति, मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग माना गए होंगे, वहां आईटीबीपी की भी चौकी है और जो आर्मी की आईबैक्स ब्रिगेड है उसकी भी चौकी है। और मुझे लगता है इसीलिए रेस्क्यू का काम इतनी तेजी से हुआ, क्योंकि उसी क्षेत्र में लॉन्च आया, उसी क्षेत्र में फौज के लोग थे और उसी वजह से उन लोगों की वजह से ये सूचना भी मिल पाई। वरना जिस हिसाब का मौसम है, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, किस तरह हमारे आर्मी के लोग उठा के ले जा रहे हैं मजदूरों को, वहां स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और सड़कें अवरुद्ध है। उसके बावजूद अगर हमारे फौजी, सेना के और आईटीबीपी के लोग वहां मुस्तैदी से उस बचाव कार्य में लगे हैं, क्योंकि वो चौकियां बिल्कुल मालूम है, दोनों चौकियां। और मैं उन चौकियों में गया हूं, मेरे मित्र थे, बड़े भाई जैसे थे, दिनेश बोला ब्रिगेडियर थे आईबैक्स के, तो मुझे मौका लगा वहां जाने का और इस वजह से ये बचाव कार्य इतनी तेजी से हुआ। हाँ देखिए, अब जो घटना हो गई वो घटना वापस नहीं हो सकती। हाँ, इन घटनाओं से सबक लेकर भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। और देखिए, ये तमाम लोग जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी हो, आर्मी हो, कोई भी हो, जिला प्रशासन हो, जब भी ऐसी घटनाएं होती तो कोई घर में नहीं बैठता, कोई मूक दर्शक नहीं बनता, सब अपने अपने स्तर पर राहत और बचाव के काम में लग जाते हैं। और यही काम इस टाइम हो रहा है। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से निश्चित तौर पर हम लोगों को सूचना मिलने में देरी हो रही है। सॉरी, मुझे लगता है जैसे ही वहां मौसम ठीक होगा, वहां राहत और बचाव कार्य और तेजी से होगा और ज्यादा हमें सूचना मिलेगी और ज्यादा श्रमिकों को
सुरक्षित सकुशल निकाला जा सकेगा। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास में आएंगे। एके बयानी साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। बयानी साहब, मौसम विभाग पर हमने पहले बात कर ली थी कि उनकी भविष्यवाणी को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन सर उत्तराखंड बार बार सभी लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जिस काम को 5 साल में पूरा किया जाना चाहिए, यानी ज्यादा सतर्कता, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो 2 साल में पूरा हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक दबाव होता है राजनीतिक दलों में भी, ये दिखाने के लिए कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतनी सुगमता कर दी, हमने इतने हाईवेज बना दिए, हमने तो यातायात इतना आसान कर दिया। लेकिन क्या ये दबाव नुकसानदायक है, नुकसानदेह है प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए? भूवैज्ञानिक हैं आप, उस लिहाज से जवाब दीजिएगा कि किन चीज़ों का विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम जानते नहीं है कि उत्तराखंड आपदा ग्रसित प्रदेश है, आपदाओं की आशंका हमेशा ज़्यादा रहती है, तो उस लिहाज से कितनी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जहां तक आपदाओं की बात है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में आपदाएं आएगी, चाहे वो स्नोफॉल की हो, लैंडस्लाइड की हो, फ्लड की हो, क्लाउड बर्स्ट की हो। इनमें से कुछ आपदाएं ऐसी होती है जिसके बारे में हम टोटली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड बर्स्ट, इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे होगा, कब होगा, कितने अमाउंट में रेनफॉल होगा और कितना उससे नुकसान होगा। परंतु जहां तक ये स्नो अवलांच है, लैंडस्लाइड है, यह फ्लड है, ये सिस्टम एक दिन में विकसित नहीं होता, इसको विकसित होने में टाइम लगता है। अगर हम ये कहें कि एकाएक स्नो आ गया, तो एकाएक स्नोफॉल इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि 20 फीट 25 फीट स्नोफॉल किसी एरिया में मुश्किल से 10 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे में हो जाए। ये टाइम लेता है, और इतने टाइम लेने के बाद स्नो जमने में या स्नो इकट्ठा होने में भी काफी टाइम लग जाता है। उसके बाद वो स्लिप करना शुरू करता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास काफी मात्रा में स्नो जमा हो रहा है किसी एरिया में, तो उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और खास करके अगर वहां पे काम चल रहा है शीतकाल जैसे टाइम पे, तो हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हेलीकॉप्टर है, आर्मी के हेलीकॉप्टर भी इधर से उधर जाते हैं, और जहाँ पे स्नो बिल्डअप हो रहा है उस क्षेत्र में हम निगरानी कर सकते हैं। और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आजकल इतनी आसान हो गई कि उसमें कैमरे फिटेड रहते हैं, और आप किसी भी एरिया में ड्रोन को भेज सकते हैं और उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। और उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे एक लिमिट से ज्यादा स्नो इकट्ठा हो रहा है या होने की संभावना है, तो उस क्षेत्र में काम रोक दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल सेटअप है, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वहां पे स्लोप एंगल बढ़ता जाता है। और जिस एरिया अभी आपने दिखाया वहां पे 65 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री तक का स्लोप है। अब इतना अधिक तीव्र स्लोप है तो आपको डेवलपमेंट तो करनी है, तो बिना उस स्लोप को काटे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप चाहें कि 10 डिग्री या 5 डिग्री का स्लोप मिल जाए या मैदान जैसी स्थिति मिल जाए, तो उत्तराखंड में मैदान जैसी स्थिति आपको कभी नहीं मिलेगी। खास करके जितना अंदर जाएंगे वो मैदान उतने ही दुर्भर होते जाएंगे। दो बुग्याल कोई बात छोड़ दें तो बात अलग है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। आपको डेवलपमेंट वही करना पड़ेगा जहां से वो फिजिबल होगा, और सबसे फिजिबल होता है नदी के किनारे का क्षेत्र, जहां पर आसानी से आवागमन किया जा सकता है। अगर आप नदी के किनारे का छोड़ दें और पहाड़ के दूसरी तरफ जाएं, तो अंदाज लगाइए कि कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। तीसरी चीज में जो कहना चाहूंगा यहाँ पर वो ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग अब बड़े पैमाने पे करा जाना चाहिए, और इसलिए आवश्यक हो गया कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। जहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रहा है, खास करके ऐसे सीजन में, चाहे बरसात का सीजन है तो लैंडस्लाइड की मॉनिटरिंग के लिए हम काम करें, विंटर का सीजन है तो स्नो अवलांच की मॉनिटरिंग का काम करें, फ्लड के लिए करें। तो इस तरह से अगर मॉनिटरिंग बराबर चलेगी तो निश्चित रूप से उससे आपदा में जो आपदा तो रुकेगी नहीं, पर उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो काफी कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज है मौसम विभाग की, जब भविष्यवाणी होती है तो मौसम विभाग जैसे हमारा उत्तराखंड का अगर 3 दिन 4 दिन का कहता है, परंतु जो दूसरे मौसम के चैनल्स हैं, अगर उस पर आप क्लिक करें तो आपको 1-1 महीने एडवांस जानकारी मिल जाती है। उस जानकारी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम IMD की जानकारी पे ही डिपेंडेंट रहें, दूसरे AccuWeather है और दूसरे 50 चैनल आजकल मौसम की जानकारी देते हैं, उनकी अगर 1 महीना पहले की जानकारी अगर हमको मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता, ये होना चाहिए। यही मैं कहूंगा कि अगर हम सुरक्षित रूप से काम करना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियों का समन्वय हो और उसके हिसाब से हम काम करें। बिल्कुल, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने आप में बड़ी बात है। जपेंद्र जी, बहुत अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, भूवैज्ञानिक साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही। क्या लग रहा है कि आगे से इन चीज़ों का कम से कम ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लगातार घटनाएं जो हैं वो होती हैं और हम देखते हैं उनका नतीजा क्या होता है। देखिए, हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं एक ग्लेशियर के खिसकने की,
जैसा कि हमारे सभी प्रवक्ता साथियों ने कहा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है और बदलते मौसम में या बर्फबारी के समय, अत्यधिक बारिश के समय एक ये सामान्य प्रक्रिया है ग्लेशियर्स के खिसकने की। और अभी इसी डिबेट के बीच में जो निकल कर बीच में खबर आ रही है, वहाँ बचाव कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे लेके जाया जा रहा है। सेना वहाँ है, आपका आईटीबीपी वहाँ है, बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ है, बाकी और एजेंसियां भी वहाँ काम कर रही हैं। तो ये एक, उसे हम दूसरे ढंग से देखें। अब जो हुआ है, हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ सबको सुरक्षित निकाला जाए। बहुत से लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सूचना के आधार पर वहाँ निश्चित तौर पर वहाँ सबको पता था कि मौसम का बदलाव की वजह से कुछ भी हो सकता है, और वहाँ बहुत बड़ा ग्लेशियर का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में ग्लेशियर का खिसकना, जहाँ नीचे मजदूर थे या उनके रहने की व्यवस्था थी, ये अपने आप में एक घटनाक्रम तो है ही, लेकिन सरकार और एजेंसियां पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं और हम सब इससे निकलकर बाहर आएंगे, सब सुरक्षित निकलेंगे। इसी आशा के साथ हम सभी लोग प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं और अपने प्रयास को निरंतर जारी भी रखे हुए हैं। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रतिमा जी, क्या राजनीतिक दबाव रहता है बेहतर काम कर दिखाने का, ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर पाने का? अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। देखिए, इस तरीके का जो दबाव है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा रहता है। देखिए, मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करेंगे। में वो है, तो दबाव उन पर ही होगा। बट जो सच है, देखिए, बट जो सच है वो सच रहेगा कि इस तरीके के जो आंकड़ों का फेर होता है और जो आगे चलने की एक होड़ होती है, ये भाजपा में ज्यादा होती है, जो रिकॉर्ड कायम करने की ये बात करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, देखिए, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया 4 साल पहले भी इसी तरीके से ग्लेशियर फटा था चमोली में और किस तरीके के लोगों की डेथ भी हुई थी और लोग लापता भी हुए। तो हमें ये आज समझने की जरूरत है कि इन 4 सालों में हमने क्या सीखा। तो लेकिन मुझे लगता है आज जो इस तरीके का जो हादसा हुआ है, जिसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं, और चलिए उन्हें निकालने की सेना के जवानों को हैट्स ऑफ कि वो इतनी कोशिश करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी इतना प्रयास करते हैं, उनके लिए जो है मुझे लगता है कि बहुत एप्रिसिएशन है। लेकिन इन 4 सालों में सरकार ने क्या सीखा, ये आज धरातल पर नजर आ गया कि सरकार ने कुछ नहीं सीखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, जब मौसम विभाग जो है तटीय क्षेत्रों के लिए जब ये पूर्वानुमान जारी करता है कि वहां पर जो है क्या कहते हैं उसको, तूफान आने की संभावना है, और लोगों को जब वो कहते हैं कि वो अपने जो है घरों से बाहर ना निकले या जो तटीय क्षेत्र है उनको खाली कर दिया जाता है वहां से। तो इस तरीके का अगर पूर्वानुमान ग्लेशियर के फटने से लेकर कुछ यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती। आपको पहले से ही कई जो है प्रयास इसको लेकर के कर लेने चाहिए। ठीक है, पहले से कई तरह के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ऐसी चीज़ों से बच जाएं। ये अच्छी बात है। अरुण जी का रुख गलत है, लेकिन अरुण जी, क्या ये पहले से किए जाने वाले प्रयास संभव हैं? बहुत, मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी आपदा आए, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, कौन चाहता है। लेकिन सर, कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूर, कुछ जैसे मौसम विभाग की चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन सर, क्या ये भी ठीक है कि उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कम से कम उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ तक इंसानों का प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए? देखिए प्रतिमा, ये देखिए गरिमा, कि हमारे प्रदेश की जो स्थिति है वो और प्रदेशों से अलग है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदेश में 2 देशों की सीमाएं लग रही है, एक चीन की और नेपाल की। और चूंकि सामरिक दृष्टि से हमारा प्रदेश पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए वो सामरिक जो जरूरत है उनको भी पूरा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि कुछ चीजें तो पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती है, लेकिन खासकर क्योंकि ये अवलांच जो है वहां बर्फ कब से इकट्ठी हो रही थी और उसकी रफ्तार क्या थी खिसकने की, इसका अंदाज पहले से लगाया जाना चाहिए था। हालांकि मेरा यह मानना है कि क्लाउड ब्रस्ट में
या और कई चीजों में कभी भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि मौसम विभाग ने पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी बताई थी, तो और उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये जिस क्षेत्र में ये अवलांच आया है वो मजदूरों का रिहायशी इलाका था। फिर भी जब उनको लगता है कि कुछ खतरा हुआ होगा, जैसे केदारनाथ की आपदा में हमने देखा था, बहुत सारे लोग जब वो आवाज आई गरज के साथ और वो पानी आया तो वो लोग बचने के लिए ऊंचाई की तरफ भागे और उनमें से बहुत सारे लोग बचे भी उस दौरान। ऐसे ही ये मजदूर भी भागे होंगे, उनमें से कुछ बर्फ की चपेट में आए होंगे जो धीरे धीरे निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कुछ बह गए होंगे आगे, बाद में पता लगेगा उनका, तो ये भी आएगा। लेकिन एक बिल्कुल सही बात है कि ये उत्तराखंड है, इसमें चाहे किसी की सरकार रहे, अब ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार में ज्यादा आपदाएं आती है या कांग्रेस की सरकार में ज्यादा आपदाएं आती, ये संभव नहीं है आकलन करना। जिसकी भी सरकार है, अगर आपदा का आना होगा तो वो आपदा आएगी, वो कह के नहीं आएगी। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। आपदा बता कर नहीं आती है, बिल्कुल ठीक बात है, बस उसके लिए तैयारी कितनी कौन सा दल करता है या कौन सा जो प्रशासन मौके पर है वो करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन चीज़ों का जो ध्यान रखेगा वो ही मुझे लगता है कि अच्छा एक बिल्कुल प्रशासन उसका कहलाएगा। दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक जी, प्रशासन को बहुत ऐसे मौक़ों पर रेस्क्यू टीमें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए, शायद तभी ये बहुत जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हालांकि अब तक किसी क्षति की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात ये कि कितनी जल्दी रेस्क्यू पूरा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना और वक्त लगेगा, उतनी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, उतना ज़्यादा लोगों की जान का खतरा बढ़ता जाएगा। गरिमा जी, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे दुखद पहलू क्या है और चिंतनीय भी है कि सरकार भी अभी असमर्थ है। आप देखिए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी का अभाव है। तो अगर इस तरह के जब हम इतने आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, उस परिस्थिति में भी अगर हमें सही जानकारी ना मिल रही हो, आप और हम तो जनता है, सरकार तक कुछ पूरी जानकारी ना मिल रही हो क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से, तो आप देखिए कितनी असाई स्थिति सरकार की बनी हुई है। और निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है और सरकार को लेनी पड़ेगी। तो अब अगर पूरी जानकारी हमें नहीं मिल रही हो, हम एक तरफ 5G 6G की बात करते हो, देखिए जितना भी हमने आपका डिस्कशन किया है उसमें एक बात आ रही है कि हमें पूर्वोत्तर जो घटनाएं घटी हैं उससे हमें अपने आप को और ज्यादा परिपक्व करना पड़ेगा, या जिस तरह की घटना में जितने भी हमारे जो सूचना तंत्र है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां के जो DM साहब ने आपके सामने आपके पत्रकार ने जब प्रश्न पूछा तब उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी असाई स्थिति बताई कि हमारे पास जानकारी नहीं है, पूर्णतः जानकारी नहीं है। ये स्थिति ऐसी है, इस पे वर्कआउट किया जा सकता है, इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। और जितना ज्यादा जान माल की हानि को हम बचा सकते हैं अपने साधनों से, अपनी तैयारियों से, उतना सरकार को करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि सरकार इस स्थिति में अभी है नहीं और ऐसी कोई तैयारी हुई नहीं है। तो शायद उसी का ही अब इस तरीके इस परिस्थिति में कुछ कहना मेरे लिए भी संभव नहीं है, ना किसी और पैनलिस्ट के लिए। लेकिन जितना ज्यादा कम से कम हानि हो उतना ही हम भगवान से एक दुआ कर सकते हैं और सरकार को सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप जितनी त्वरित सेवा जो पीड़ित है उनको तक पहुंचाएं। यही एक विपक्ष आपसे मांग करता है। बिल्कुल, यानी जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है वो पूरा होना चाहिए। सर, वक्त की कमी है जतिन जी, माफ कीजिएगा, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है वो पूरा होगा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो ऐसी घटनाएं हैं वो कम हो। आगे से इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे उस घटना को लेकर जिसमें 47 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं वो भेजी गई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उनका रेस्क्यू होगा। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी घटना के सामने आई हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं। फिलहाल चारों तरफ जो हिमपात है वो नजर आ रहा है और साथ ही ग्लेशियर टूटने के वक्त जो पूरा यहाँ पर बर्फ जमा हुई है वो आप देख सकते हैं। और इसी
कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू करने के लिए हमारी टीमें लगातार मौजूद हैं। इन कठिन परिस्थितियों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। इस बर्फ की घनी चादर के बीच फंसे, इनके नीचे फंसे लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि न्यूज़ इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। मजदूरों पर कुदरत का कहर टूटा, ग्लेशियर टूटा। फिलहाल 47 मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं। इन्हें निकाले जाने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बर्फ की सफेद चादर से पूरा का पूरा जो इलाका है वो ढका हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पर ग्लेशियर टूटा था जिससे बड़ा हादसा हुआ। 57 मजदूर दबे थे, 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 47 की तलाश अभी भी जारी है। और कुदरत का कहर आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।